अरे बाप रे, दादी अम्मा तो एलियन निकले भाई। अब तक हमने देखा कि जीजी और ओकुरुन की फाइट हुई थी, जिसमें ओकुरुन पिट गया था। जाइंट मंगोलियन स्ट्राइपिड अर्थ के प्लेन सरफेस पर निकल आया था और विलेज में जो वोल्केनो था वो इरप्ट हो गया था। अब मोमो इस आग को रोकने के लिए सबसे पहले उस रैपिड के वाइस सब्सटेंस के थ्रू फॉरेस्ट की आग को बुझाती है, क्योंकि फॉरेस्ट में लगी आग कुछ ज्यादा ही डेंजरस थी इन कंपैरिजन ऑफ मैग्मा। तो पीछे से कीडो फैमिली मोमो पर अटैक करती है और मोमो मुंह के बल गिर जाती है। एंड जस्ट लुक एट देम ब्रो, क्या फनी लोग हैं। अब मोमो बोलती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मैं लावा रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो कीटो फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आउटसाइडर हो, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे ग्रेट वॉल्केनो को। हैं भाई, देख रहे हो? और ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है, भाई तुमने भगवान बदल लिए 2 सेकंड में। और ये उसका रिएक्शन है, ठीक है, मेरा नहीं। अब नेक्स्ट पैनल में जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, तो गौर से सुनना। चैप्टर नंबर 35 में मोमो एक प्रीस्ट से मिलती है। वो प्रीस्ट सुचिनो को श्राइन की हिफाजत करता था और मोमो वो श्राइन को देखने गई थी। तो वो जो प्रीस्ट था वो अभी इसी वक्त एंट्री लेता है और मोमो को बचाता है। फिर वो प्रीस्ट मोमो को बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। अब प्रीस्ट बताता है कि 1 हफ्ते पहले उसको उसके मास्टर का कॉल आया था और उसने बताया कि 3 लोग उसके पास आने वाले हैं, पर 1 हफ्ते पहले श्राइन में सिर्फ तुम आई थी, तो मैंने सोचा कि तुम एक टूरिस्ट हो। अब देखो, मैंने सोचा था कि ये प्रीस्ट वाला पार्ट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था, तो इसके लिए सॉरी। तो ये प्रीस्ट बोलता है मोमो को कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर के मदद करो सबकी, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। तो मोमो वहाँ से जाती है, उस रैपिड को दोबारा से उठाती है और फिर उसका यूज फिर से करने लगती है ताकि वो आग बुझा सके। लेकिन इस बार जो है वो ज्यादा हैवी लग रहा था। तभी एक एस्ट्रॉयड आता है और बीच से उस रैपिड को फाड़ करके चला जाता है। अब वो क्या था? तभी नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि वो एस्ट्रॉयड नहीं, जीजी है। तभी जीजी कीटो फैमिली की जो दादी अम्मा है उसको मारता है और फिर मार करके फेंक देता है, पर वहाँ पर मोमो जो रहती है वो उसे बचा लेती है। तभी जीजी एक और अटैक करने जाता है, पर वहां पर वो जो प्रीस्ट है वो आकर के एक लात मार के जीजी को रोक देता है। एटलीस्ट वो प्रीस्ट ट्राई करता है, पर जीजी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड रहता है और फिर उसको स्मैश कर देता है ग्राउंड पे। और नेक्स्ट मूव में जीजी उसको जान से ही मार देता है, पर मोमो उसे बचा लेती है। उसके बाद अब जीजी मोमो के हरकतों की वजह से अनॉयड हो जाता है और फिर वो बोलता है कि पहले तुझे ही मारूंगा, तू ही मेरे बीच में बार बार आती है। और मोमो को पता है कि उस पर इविल आई है, पर फिर भी वो जीजी को बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम किसी न किसी को मार दोगे और मैं नहीं चाहती कि जीजी कोई मर्डरर हो। तो मोमो पूछती है कि आखिर ओकुरुन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया? तो जीजी बोलता है कि मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करूंगा जिन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं अभी बहुत भूखा हूँ। और ये बोल करके जीजी खुद को बहुत बड़ा अल्फा समझ रहा है। एनीवेज, वो जीजी नहीं, एक्चुअली में वो इविल आई है। प्रीस्ट की तो यहाँ पर बिल्कुल ही फट के चार हो जाती है, कहता है कि वे बहुत ज्यादा डेडली है और मैं तो इसका कोई मैच कर रही हूँ। और वो वुमन जो है कीटो फैमिली वाली, अब कीटो फैमिली वाली जो अम्मा है वो बोलती है कि ये सब तुम लोगों की गलती है, तुमने ही इस ट्रबल को यहाँ पर लाया है। तो मोमो बोलती है शट द हेल अप, दिस इज नॉट टाइम फॉर योर बुलशिट। वाह भाई, क्या लाइन है, याद कर लो क्लासमेट्स को बोलना। और जीजी यहाँ पर अपना नेक्स्ट लेवल का ऑरा फार्मिंग कर रहा था और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, तो यहाँ पर इन तीनों को कोलैब करना पड़ा। तो कीटो फैमिली वाली अम्मा, मोमो और प्रीस्ट तीनों एक टीम पे। अब जीजी दौड़ कर आते हैं इन तीनों के ऊपर और अटैक करता है। तभी वो तीनों उसको डॉच करते हैं। उसके बाद फिर जीजी रुक करके मोमो को हिट करने जाता है, पर मोमो वहां पर डॉच कर लेती है। तभी पीछे से आती है कीटो फैमिली वाली अम्मा और जीजी को मारती है एक पंच। तभी जीजी उस अम्मा को एक शॉट देने की कोशिश करती है, पर मोमो उसे बचा लेती है। उसी वक्त मोमो अपने पॉज के थ्रू जीजी को पकड़ लेती है, पर वो ज्यादा देर नहीं रहता है, वो खुद को बचा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जीजी फिर से मोमो को मारने जा रहा होता है और बस मारने ही वाला होता है। तभी लेफ्ट साइड से ये क्लाट टान के पड़ता है एकदम, और ये लात मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर मैंटिस है। अब मिस्टर मैंटिस के बारे में नहीं पता है तुम्हें, तो भाई तुमने दान ददान का सीजन 1 देखा ही नहीं है, क्योंकि वो उसी में है। और दान ददान के सीजन 1 में मिस्टर मैंटिस तो एक विलन बनकर आया था, पर अब वो एक एलाई बनकर आया है मोमो का। मिस्टर मैंटिस के बारे में हम वीडियो में आगे में बात करेंगे, फिलहाल हम वापस से स्टोरी के बारे में आते हैं। तो मिस्टर मैंटिस जीजी को पंच ही पंच मारे जाता है उसके बाद, और फिर वो पूछता है कि मोमो आई से क्या तुम ठीक हो? अब मोमो उसको देख करके शॉक हो जाती है। फिर वो पूछती है कि मैंटिस श्रिम्प एलियन, तुम आखिर यहाँ कैसे हो और तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो मिस्टर मैंटिस बिल्कुल ही वही कहता है जो मैंने कहा था। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये बहुत लंबी कहानी है। तभी मिस्टर मैंटिस का यूएफओ मोमो के ऊपर आ जाता है। उसके बाद मोमो जैसी ऊपर देखती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, पुट इन एन एलिवेटर फॉर नेक्स्ट टाइम, दिस थिंग इज स्लो एज शिट। फिर मोमो जैसे ऊपर देखती है, उसे कुछ गिरता हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं, केंटा काकुरा है, और ये बंदा भी दान दनान के सीजन 1 में था। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई है और वो और
कोई नहीं, ग्रैंडमा है। दिस इज अ डैम पेन इन माई एस। ओ भाई साहब, गॉडेस। तभी ग्रैंडमा वहां से कूदती है और बोलती है तारो ऑन माई सिग्नल। पता नहीं उसे कुछ तो इशारा दिया गया है। उसके बाद फिर ग्रैंडमा जीजी पर डायरेक्ट हमला कर देती है मिस्टर मैंटिस के साथ। तभी एक लेजर आता है जिससे मिस्टर मैंटिस तो रास्ते से हट जाता है, पर ग्रैंडमा वहां पर जाकर के जीजी से फाइट करने लगती है और वहां पे जीजी को बैट से मारती भी है, आई मीन बेसबॉल बैट। अब ग्रैंडमा उसे मल्टीपल टाइम्स मारने की कोशिश करती है, पर जीजी जो है वो हमेशा डॉज कर ले रहा था। तभी वो एक लात मार ही देती है जीजी को और सामने से तारो दौड़ता हुआ आता है और उसके बाद जैसे ही वो जीजी के सामने आता है, जीजी उसे एक पंच मारता है और वो टूट जाता है। पर तभी कुछ होता है, भाई तारो उसको पकड़ लेता है अपने बॉडी के अंदर। भाई इतने पावरफुल विलन को ऐसे पकड़ा गया है, बताओ। आई एम सो डिसअपॉइंटेड ब्रो, सो डिसअपॉइंटेड। वेल हु केयर्स, पकड़ा तो गया आखिरकार। उसके बाद भाई ग्रैंड में एकदम मस्त पोज देती है, एकदम बैड सा। फिर नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि आग बुझाया जा रहा है, फॉरेस्ट के आग भी बुझाए जा रहे हैं यूएफओ के द्वारा, और वो यूएफओ जो है वो कंट्रोल कर रहा है ट्राइपिड को। पर एक सेकंड, यूएफओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? ओ भाई साहब, ये तो मैंटिस का बेटा है। अब ग्रैंडमा उस पीस को डांट रही थी क्योंकि उसने ऑलरेडी वॉर्न कर रखा था उसको, पर फिर भी इतना कुछ हो गया उसके बोलने के बावजूद भी। अब वो माफी मांग रहा था और फिर वो बोले कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो उसको थैंक्स बोलती है और तारो को भी। तभी तारो बोलता है कि वो सब तो ठीक है आंशु, ये जो मेरे इंटरनल ऑर्गन है वो मैं कहाँ रखूँ? तो वो बोलती है कि जाओ इसे ग्रोसरी बैग में डाल लो। ओह शिट। तभी ग्रैंडमा बोलती है मोमो वेयर इज द फोर आई एंड द कैट। ये और कोई नहीं, टर्बो ग्रैनी और ओकुरुन की बात कर रही है। तभी वो जो तारो होता है वो बोलता है कि मोमो तो यहाँ है ही नहीं। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मोमो दौड़ते हुए जा रही है मिस्टर मैंटिस के साथ ओकुरुन को बचाने के लिए। अब सामने में कर्ज हाउस के टुकड़े पड़े हुए थे तो वो उसे हटाने की कोशिश करती है, तो वो हटता नहीं है उससे, तो मिस्टर मैंटिस उसे हटा देता है। अब जैसे ही वो घर के पीसेस को हटा करके उस केव के सामने जाते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि केव के अंदर बहुत ही मैसिव अमाउंट में आग लगा हुआ है। मोमो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या चाहिए। तभी मैंटिस पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो मोमो? तो मोमो बोलती है कि मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ। तभी मोमो चिक्विटीटा जो कि मैंटिस का बेटा है उसको बोलती है कि वो जो व्हाइट सब्सटेंस है वो जरा मैग्मा पे मारे ताकि वो जा सके। तो फिर मैंटिस वहां पर रोक देता है उसे और बोलता है कि तुम वहां मत जाओ, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम जाओगी तो। और वो इतना बोल करके रुक जाता है। तो मोमो बोलती है तो क्या? फिर वो बोलती है कि ओकुरुन उसका वेट कर रहा है और उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचाएगी। तो भाई अपना चिक्विटीटा जो है वो हो गया बड़ा, ठीक है। वो बोलता है कि भाई तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है और मैं मैग्मा को बुझा भी दूंगा और उन्हें वहां से निकाल भी दूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और मरने की भी जरूरत नहीं है। अब यूएफओ बहुत ज्यादा स्लो वर्क करता है, तुम्हें पता है ये। तो मोमो वहां पे फिर से घबराने लगती है कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है, बोलती है जल्दी करो नहीं तो वो मर जाएगा, सेव ओकुरुन प्लीज, आई एम बेगिंग यू, वगैरह वगैरह। वेल एट द एंड वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब चिक्विटीटा जो है वो लावा से निकाल देते हैं उन दोनों को और फिर उन पर जो है रैपिड का जो व्हाइट वाला सब्सटेंस होता है वो छिड़कता है। उसके बाद फिर वो जम जाता है। उसके बाद फिर मोमो उसको फाड़ती है और फिर वो जैसे ही अंदर जाती है उन्हें दिखता है दो बच्चे। अच्छा, मजाक से हटके वहां पर जो है ओकुरुन और टर्बो ग्रैनी उसे फाइनली मिल ही जाते हैं और उसके बाद मोमो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है ओकुरुन को उस हालत में देख करके। फिर ओकुरुन अपनी आंख खोलता है। उसके बाद मिस आइसे को बोलता है कि मिस आइसे मुझे तुम पर यकीन था कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगी। तभी वहां से टर्बो ग्रैनी आती होती है, गरम 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 गरम। फिर मोमो को टर्बो ग्रैनी बोलती है कि इतनी देर क्यों लगा दिया यार बचाने में, पागल कहीं की। और वो बोलकर वहां से चली जाती है। फिर वो बोलती है कि यार मैं तो भूल ही गई थी टर्बो ग्रैनी को बचाने के लिए। उसके बाद फिर मोमो ओकुरुन को देखने लगती है, तो ओकुरुन बताता है कि वो जिंदा है क्योंकि वो टर्बो ग्रैनी को बचाने गया था उस रूम में, क्योंकि वो रूम जो था वो बहुत ही ज्यादा व्हाइट सब्सटेंस से भरा हुआ था, मंगोलियन डेथ फॉर्म का। और वो व्हाइट सब्सटेंस की वजह से जो है मैग्मा अंदर नहीं आ पाया और हम बचे रहे। बाय द वे जीजी का क्या हुआ, वो कैसा है? मत बोलना कि वो मैग्मा के अंदर ही में है। तो मोमो उसका हाथ पकड़ के बोलती है इट्स ओके, फिर उसको वहां से बाहर निकालती है। तो मोमो बोलती है उसे समझ नहीं आया कैसे, पर वो खुद से अपने पावर्स की मदद से बाहर आ गया। तो ओकुरुन बोलता है उसके खुद की पावर्स, मतलब क्या वो अभी तक कर्स्ड है? मोमो बोलते है कि हाँ अभी तक तो सब कुछ वैसे ही है, पर मेरी ग्रैंडमा ने सारे सिचुएशंस को हैंडल कर लिया। और वो ऐसा बोलते हुए ओकुरुन को बाहर निकाल रही थी और फिर ओकुरुन बोलता है कि ओ आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि मैं जीजी के बारे में कुछ करूंगा पर एट द एंड में कुछ नहीं कर पाया। अभी उसका पैर वो व्हाइट सब्सटेंस से हट नहीं पाता और वो गिरने लगता है। और जैसे ही वो गिरता है तभी मोमो उसे पकड़ लेती है और फिर मोमो उसे गले लगा देती है। तभी ओकुरुन चिल्ला देता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने ये कुछ सोच कर नहीं किया था, मैं अभी हट जाता हूँ। पर मोमो भाई वो तो
इमोशनल हो चुकी है अब तक, और मेरा और ओकुरुन का सेम रिएक्शन दिख रहा है आप सभी को। अब मोमो उसे गले लगा करके रोने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें बचा लेना चाहिए था जल्द से जल्द, पर मैं नहीं कर पाई, पर मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। ये प्यारा सा मोमेंट एनिमे में देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब नेक्स्ट पैनल में एक्सोर्सिज्म के थ्रू जीजी के और इविल आई की बॉडी को सेपरेट करने की कोशिश की जाती है, जो कि नाकाम रहती है। भाई वो बंदा जीजी के बॉडी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। नेक्स्ट पैनल में सभी लोग घर आ चुके हैं और सब मस्त पार्टी शार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो मैं उनकी कन्वर्सेशन को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आयरा और मोमो तो हमेशा की तरह लड़ रहे हैं। ओकुरुन पूछ रहा है भाई मेरे अंडे कहाँ गए, मेरा अंडा कौन खाया? तो टाबोगरानी बोलती है लॉन्डा मैंने तेरे को बचाया था पिछली बार, भूल गया क्या? और ग्रैंडमा प्रीस्ट से रॉक एंड सेक्ट के बारे में पूछ रही थी। तो प्रीस्ट बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा टच में नहीं था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है ये सब के बारे में। दूसरे साइड में अपने चिकोकीटा मस्त दूध पी रहा है और उसके जो फादर है मैंटिस वो बोल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि तुम्हें दूध पसंद आया। और तारो स्क्रीन पर देख करके बता रहा है कि हम सभी को कि वो खा भी सकता है, और जो तारो की लोग आई है वो इन सभी को देख रही होती है ये सब करते हुए। तभी आयरा उस मैंटिस को उंगली दिखा करके बोलती है कि साले तू यहाँ कैसे आया, मैंने तेरे को मना किया था ना अर्थ पे दोबारा आने से। तो मैंने कहा था ना कि हम मैंटिस के बारे में आगे बात करेंगे, तो चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। मैंटिस बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था कि उसके पास एक काव था, पर वो जो काव है वो अब मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं था वापस आने के अलावा। अब देखो इस पैनल की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत अजीब हुई है, मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे हुआ क्या है। तो मे बी मैंटिस बताता है कि वो जो प्लेनेट में रहता है वो कवर है पूरे वाटर लाइक सब्सटेंस से जिसका कुछ नाम है, और उसकी मदद से जो है ऑक्सीजन डायरेक्टली उसके लंग्स तक आता है। तो मे भी हो सकता है कि वो जो गाय है उसको ऑक्सीजन शायद नहीं मिल रहा होगा वहाँ, तो वो गाय का दूध भी नहीं गा पा रहा था। तो मोमो ये सुनकर के शॉक हो जाती है कि मैंटिस पानी के अंदर तो रहता है पर वो सांस भी लेता है अपने लंग्स के द्वारा। तो मैंटिस बताता है कि चिक्विटीटो को बहुत ज्यादा मिल्क इनटेक की जरूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम अर्थ पे ही रहेंगे। अब ओकुरुन की आंखों में चमक दिखती है, वो बोलता है कि भाई तुम अपने लंग्स से डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम कोई फ्लोरोकार्बन प्लैनेट से हो? तभी चिक्विटीटा आयरा से पूछता है कि क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? तो आयरा बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ रह सकते हो, जब तक तुम चाहो तुम रह सकते हो यहाँ। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा प्रीस्ट से बात कर रही है जीजी और इविल आई के एक्सोर्सिज्म के बारे में, जो कि किया जाएगा हायाशी परफॉर्मेंस के थ्रू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उसको एक्सट्रैक्ट कर भी देते हैं तो जीजी का स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा है कि बाद में हो सकता है कि उसका असर फिर भी जीजी के अंदर हो। मोमो और ओकुरुन को जीजी की चिंता होने लगती है बहुत ज्यादा, और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी जीजी कुछ गर्म खा लेता है और फ्लोर में गिर जाता है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि डोंट इट लाइक अ पिग। उसके बाद फिर वो बोलता है एक सेकंड, यहाँ पे सब कुछ इतना काला क्यों है, आई मीन इतना अंधेरा क्यों है? फिर तारों के अंदर से जीजी की आवाज आने लगती है कि वो कहाँ है और बाकी सब लोग कहाँ हैं। तो मोमो जीजी की आवाज सुन करके हैरान हो जाती है और बोलती है तारो क्या ये कोई तुम जोक कर रहे हो? तो फिर जीजी बोलता है कि मोमो क्या ये तुम हो? अब सब कोई तारो की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद फिर मोमो पूछती है जीजी क्या ये तुम हो? तभी ग्रैंडमा बोलती है कि इविल स्पिरिट जो है दूसरों की आवाज यूज कर सकते हैं और हमें ट्रिक कर सकते हैं, तो इसीलिए सील को रिमूव मत करना अभी। फिर ग्रैंडमा तारो को बोलती है स्लोली स्लोली अपना फेस ओपन करो, और जैसे ही वो अपना फेस ओपन करता है उसके अंदर से जीजी निकलता है, वो भी पिग के शक्ल का। जस्ट लुक एट हिम ब्रो, दिस पेज इज क्रेजी क्रेजी, आई मीन रियली क्रेजी। तभी मोमो बोलती है ये कौन सा जीजी है, ये बहुत ज्यादा वियर्ड फेस बना रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन है। और ओकुरुन भी पूछ रहा है तू जीजी ही है? तो फिर उसके बाद जीजी रोने लगता है, बोलता है कि ओकुरुन मोमो तुम लोग ठीक हो, चलो अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा वरिड था तुम लोगों के लिए। उसके बाद वो ग्रैंडमा को देखता है और बोलता है मैम यू आर हियर टू, थैंक गुडनेस यू आर जस्ट ब्यूटीफुल एज एवर। वैसे ब्यूटीफुल तो है वो है। एनीवेज तो ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि ये जीजी असली वाला है। मोमो बोलती है ग्रैनी आखिर ये सब क्या है? तो ग्रैंडमा बोलती है कि जाओ मोमो जल्दी से ठंडा पानी लेकर के आओ। कमांड देती है वो तारो को कि हिलना नहीं। उसके बाद जैसे ही वो जीजी के फेस पे कोल्ड वाटर मारती है भाई वो फिर से ईविल आई पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर से गर्म पानी फेंकने पर वो जीजी बन जाता है। नेक्स्ट पैनल में मोमो बोलती है बेसिकली तुम्हारे ऊपर अगर हम गर्म पानी फेंके तो तुम जीजी बन जाते हो, और ठंडा पानी फेंके तो तुम इविल आई बन जाते हो, पर कैसे? जीजी बोलता है यप पापा डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये मोमो पीछे से ये क्लट टैन के मारती है उसको, होती मजाक कर रहा बैन के। एनीवेज दर्द तो तारो को होता है क्योंकि बॉडी तो तारो की है सामने में। उसके बाद तारो बोलता है कि उसे कितनी देर के लिए ये लोन पर देना पड़ेगा बॉडी, इसको निकालो यहाँ से, और मैं हाना के साथ इस तरह से थोड़ी मिल पाऊंगा। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम अभी हाना से नहीं मिलोगे, ओके? फिर तारो पूछता है पर क्यों, ऐसा क्यों? तो
ग्रैंडमा बोलती है मैंने कर्फ्यू लगा रखा है, मैं तुम्हारे जैसे कोई वियर्ड गाय को उसे 10 o'clock के बाद नहीं मिलने दे सकती। तो तारो बोलता है बस 10 o'clock इतनी जल्दी? वैसे भाई यहाँ पर तारो का कट चुका है कुछ समय के लिए। उसके बाद ग्रैंडमा जीजी के सामने जाती है और मोमो, ओकुरुन और जीजी तीनों को सॉरी बोलती है और बोलती है कि अगर उसे पता होता कि इविल आई वहाँ पर है तो वो उन्हें कभी जाने ही नहीं देती वहाँ। मोमो बोलती है अरे छोड़ो ना, ये बहुत वियर्ड लग रहा है, ऐसा मत बोलो आप। उसके बाद जीजी बोलता है कि मैं था जो आपसे मदद मांगने आया था, माफी मत मांगिए प्लीज। तभी नेक्स्ट पार में टबुग्रानी बोलती है तुम लोग बहुत ज्यादा अनएक्सपीरियंस्ड हो, मत बोलना मुझे कि तुम लोगों ने ये सोच लिया कि इविल आई जो है तुम्हारे कंट्रोल में है। इविल आई एक ओरिजिनली माउंटेन योकाई है और एक माउंटेन योकाई वो होता है जिसके पास गॉड्स जितनी पावर्स होती है, और अगर कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन उससे पोजेस हो जाता है वो अपने माइंड्स को लूज कर देता है, उसके सारे सेल्स ब्रेक होने लगते हैं और वो मरने की हालत में आ जाता है। तो इसलिए वो हमेशा उन लोगों के पास जाता है जिनका बहुत ज्यादा हाई स्पिरिचुअल पावर है। और उस नजरिए से अगर हम देखें तो जीजी वो अल्टीमेट वेसल है जिसके वजह से इविल आई अभी तक सही सलामत है और तुम लोगों ने बहुत बड़े डिजास्टर को रोक रखा है। पर जैसे ही टाइम बीतता जाएगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा और वो बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तभी शिको ग्रैनी बोलती है कि एक्सोर्सिज्म से पहले कामिकोशी सिटी को मत छोड़ना, नहीं तो हम बैरियर का मैक्सिमम पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को सीजन 1 से ये बात पता होगा कि शिको ग्रैनी इस सिटी में बहुत ज्यादा पावरफुल है रादर देन अदर सिटीज, और फिलहाल के लिए हम सब तुम पर नजर रखेंगे और मांजीरो भी तुम पर खास करके नजर रखेगा। और ये जो स्पिरिट लेवल का इविल आई है उसको इस बैरियर को रेजिस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो तारो का भी बैरियर कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है बल्कि हमें इसे यूज करना होगा, हॉट वाटर थर्मस को। और फिर वो सभी को हॉट वाटर थर्मस देती थी ताकि जब भी जीजी इविल आई पे कन्वर्ट हो जाए तो वो उस हॉट वाटर को उसके ऊपर स्प्लैश करे और वो दोबारा से जीजी बन जाए। फिर शिको ग्रैंडमा जीजी को ही बोलती है कि तुम अपना केयर करो सही से, और जब भी तुम हाथ वाथ धो या फिर पानी पियो या फिर कहीं बारिश में बाहर जाओ तो देख लेना कि कहीं वो कोल्ड वाटर ना हो, नहीं तो तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ये बात उसको समझा देती है। और ओकुरुन मोमो दोनों मिलकर के थर्मस से पानी पीते और बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सुरक्षा रखना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते उससे दोबारा हमारी डील हो। और वो डील किसके साथ नहीं करना चाहते दोबारा? इविल आई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पैनल में मिस्टर मैंटिस शिको के घर से निकल जाता है। ओकुरुन, मोमो और आयरा उन्हें बाय करने के लिए आते हैं बाहर, और उसके बाद मिस्टर मैंटिस बोलता है कि शिको ग्रैनी की वजह से उसको जो नियर बाई डेयरी फार्म में काम मिला है। तभी ओकुरुन पूछता है कि तुम्हारा यूएफओ आखिर उड़ता कैसे है, क्या उसमें कोई एंटी ग्रेविटी प्रोपल्सन सिस्टम है? तो मिस्टर श्रिम जो है वो कुछ एलियन भाषा में जवाब देता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी मोमो पूछती है बाय द वे श्रिम सर तुम्हारा नाम क्या होगा अर्थ पे, अब तुम्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? तो मिस्टर श्रिम बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर श्रिम ही रहेगा। फिर वो मिस्टर श्रिम को थैंक्स कहती है क्योंकि मोमो को बचाने वाला मिस्टर श्रिम पे था उस फाइट के बीच में। उसके बाद मोमो उसको बोलती है सी यू लेटर मिस्टर श्रिम। ओकुरुन बोलता है, उसके बाद ओकुरुन बोलता है प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे अपने यूएफओ में राइड करवाना, और आयरा बोलती है गेट लॉस्ट। उसके बाद पता है क्या होता है? वो सभी लोग भाई मारुति सुजुकी वाली गाड़ी में बैठते हैं। अब पीसी राजस्थान जा रहे हो क्या? ओ मारा ओ मारा ओ मारा मिठोड़ा। तभी मोमो बोलती है वो हॉस्पिटल कितने दूर है जहाँ जीजी के पेरेंट्स हैं? भाई मेरा सवाल ये है कि जीजी के पेरेंट्स मरे नहीं थे क्या? तभी शिको ग्रैनी बोलती है कि वो वहाँ से 10 मिनट की दूरी में है, ज्यादा दूर नहीं है। तभी जीजी तारो को बोलता है कि तारो तुमने ये शर्ट उल्टी पहनी हुई है। तभी तारो बोलता है चुप हो जाओ, मैं तो कम्प्लीटली नेकेड रहना ज्यादा नॉर्मली प्रेफर करता हूँ। तभी शिको ग्रैनी पूछती है सभी के पास अपना थर्मस है? तो ओकुरुन और मोमो दोनों बोलते हैं हाँ हमारे पास हमारा थर्मस है। उसके बाद भाई यहाँ पर कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। कुछ क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। वहाँ पे ओकुरुन का हाथ लगा रहता है और मोमो उसके ऊपर हाथ रख देती है, तो ओकुरुन शर्मा जाता है और ओ सॉरी बोल करके अपना हाथ वहाँ से हटा देता है। तो मोमो बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओकुरुन बोलता है कि ठीक है, और फिर वो अपना हाथ रख देता है और फिर मोमो बोलती है कि जस्ट लीव योर हैंड देयर। फिर पता है क्या होता है? मोमो फिर से अपना हाथ उसके ऊपर रख देती है, आई मीन उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। फिर वो स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर पूरा अपने हाथ को रखने ही जाती है। उसके बाद ओकुरुन बोलता है मिस आई से व्हाट आर यू डूइंग? तो मोमो बोलती है व्हाट एम आई डूइंग एनीथिंग? तो ओकुरुन बोलता है तुम्हारा ये जो हाथ है मुझे नहीं समझ आ रहा तुम किस तरह का गेम खेल रहे हो, मुझे तो इसका कोई रूल भी नहीं पता। तो मोमो बोलता है भाई तो क्या बात कर रहे हैं? तभी जीजी पूरे गुस्से में मोमो और ओकुरुन को पीछे देखता है और बोलता है हे मोमो, तारो कुछ भी नहीं कर रहा है जो मैं उसे कह रहा हूँ करने को, प्लीज तारो को कुछ बोलो। तो तारो बोलता है शट अप। वेल मोमो और ओकुरुन बिल्कुल यहाँ पे एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते हैं। जीजी बोल रहा है कि वो बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, प्लीज तारो उसे मूव करो, और वो फिर से
बकचोदी करने लगता है। 3 2 1 लेट्स गो। वेल उसके बाद वो लोग आपस में बात करते करते एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाते उड़ाते वहां पर से हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जीजी जैसे ही अपने पेरेंट्स को देखता है जिंदा हालात पर, भाई वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। उसके बाद उसके माँ बाप उसको जल्दी से हक कर लेते हैं। उसके बाद मोमो ओकुरुन और तारो देख रहे होते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा खुश है। और उसके बाद फिर मोमो देखती है एक सेकंड भाई ये बोर्ड के जैसा खड़ा क्यों है। फिर वो तारो को बोलती है कि अपनी बॉडी को थोड़ा मूव तो करो। तो तारो बोल बॉडी को मूव करना बोलना आसान है इतनी दूर से, पर करना मुश्किल। और उसके बाद वहाँ पर उसकी बॉडी मूव करने लगती है बहुत ही अजीब तरीके से। उसके माँ बाप भी डर जाते हैं एक सेकंड के लिए। उसके बाद फिर वो बोलता है भाई तू छोड़ दे, भाई तू रहने दे। तो उसके बाद तारो बोलता है मेरी बॉडी मुझे वापस कर दो यार। उसके बाद हमें न्यूज़ मिलती है दोबारा से उस सिटी की जहाँ पर वो कर्ज हाउस हुआ करता था। भाई वहाँ पर जो है लावा एरप्शन फिलहाल के लिए रुक चुका है और जो आग लगी हुई थी वो भी अब कंट्रोल में है। और जो कर्ज हाउस में जो कीडो फैमिली रहती थी और सस्पिशियसली मर्डर करती थी उन सभी लोगों को पकड़ लिया गया है। पर जो मेन लीडर थी वो भाग चुकी, मतलब अम्मा भाग गई दोस्तों, अम्मा भाग गई। फिर हम देखते हैं कि कीटो फैमिली वाली जो अम्मा वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो जंगल में है। और उसके बाद फिर वो बोलती है 200 साल इतने मेहनत करने के बाद मोमो आइसे ने उसका सारा प्लान बिगाड़ दिया। फिर वो बोलती है मोमो आइसे मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। उसके बाद भाई वो अपना खाल निकाल देती है और फिर वो अपना असली फॉर्म में आ जाती है जो कि वो इसका एलियन वाला फॉर्म था। और वो बोलती है यू हैव मेड एन एनिमी ऑफ अस सबटरेनियंस। सबटरेनियंस का मतलब वो लोग जो अपने एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखते हैं। वेल इसी के साथ हमारा कर्स्ड हाउस आर्क कंप्लीट होता है दान ददान का। और नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा आर्क कवर करने वाले हैं दान ददान का इविल आई आर्क। So make sure that you guys are staying with us for the next arc। और उसके बाद हो सकता है मे बी हम और भी आर्क्स कंप्लीट कर दे दान ददान की सीरीज का। तब तक के लिए स्टे गुड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है। बाय बाय।